मैं उस नालायक पुत्र और उस स्त्री से कहना चाहता हूँ। A few moments later. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और यह ब्लॉग जो है पूरे भारतवर्ष में जितने भी मेल या फीमेल 18 वर्ष से ऊपर है और 65 वर्ष से नीचे जितने भी मेल फीमेल है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कौन रिश्तेदार आपके करीब है, कौन आपके दोस्त आपके करीब है, कौन आपको मुसीबत में साथ देते हैं और कौन नहीं देते हैं। तो इसका भी पर्दाफाश इस वीडियो से आप कर सकते हैं। तो फिर चलिए, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो के अंत में मैं और भी बातें बताऊंगा जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जब हम कानपुर से लखनऊ की ओर जब चलते हैं तो बीच में यह होटल आता है, जिस होटल का नाम है न्यू प्रधान स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर लगभग लोग रुक कर यहाँ पर नाश्ता करते हैं और हम लोगों ने भी यहाँ से टोकन लिया और उसके बाद चाय नाश्ता का प्लान किया और उसके बाद हम लोगों ने भी चाय नाश्ता किया। उसके बाद समोसा भी हम लोगों ने खाया। फिर यहाँ से हम लोग आगे की यात्रा का आरंभ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले में आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए निखिल भैया, उसके बाद आशीष भैया, उसके बाद मान भाई है, उसके बाद ऋषभ भाई है, उसके बाद मैं हूं। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और यहां से यात्रा आरंभ किया और फाइनली हम लोग को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। यही वो हॉस्पिटल है जिसका नाम है चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां पर 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा अवेलेबल है। और आपको बता दूं, सरकारी जॉब वाले के लिए यहाँ सीजीएच की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और ये जो हॉस्पिटल है हरदोई और लखनऊ के बीच में है, दुबग्गा एक जगह, वहां पर यह स्थित है। और इसी हॉस्पिटल में हम लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। उससे पहले मैं और मान थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेते हैं नारियल पानी से। तो चलिए आपको हॉस्पिटल बाहरी से और अंदर की ओर से आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं ये बाहरी हिस्सा है और मैं चलिए आपको अंदर की ओर ले चलता हूं। आइए अंदर की ओर आप देख सकते हैं। और फाइनली चलिए मैं अब जिस कार्य के लिए आया हूं उसमें आप जा रहा हूं। तो ब्लड डोनेट करने से पहले आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपका वेट नापा जाएगा, उसके बाद आपको इस पर आपको फॉर्म पूरा आपका एड्रेस नाम सहित लिखा जाएगा, उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा। और ये जो आप देख सकते हैं ये एक नीडल की सहायता से ये आपको थोड़ा सा चुभेगा, जिससे ये चींटी जैसे काटता है उस तरह का असर होगा। और इससे आपको कितना आपके शरीर में ब्लड है, ये जो आप देख रहे हैं मशीन जो है, इसको अब मशीन के ऊपर चढ़ाएगा तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है। तो जैसा कि मेरा ब्लड लेकर इस पे चढ़ाया तो मेरा ब्लड 15.6 यूनिट है। और इसे 3 जगह रखने के बाद ब्लड, इससे आपका ये चेक होगा कि आप किस ग्रुप में आते हैं। तो मेरा ग्रुप जैसे कि ओ नेगेटिव है, जो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही रेयर है और वैसे भी मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनमोल रत्न हूं। और फाइनली आपको ये कार्ड मिल जाएगा जो आपने किस पर्पज से आप ब्लड दिया है। तो चलिए अब ब्लड निकालने का प्रक्रिया यहाँ से चालू हो जाएगा और इसी के ऊपर आपको लेटाया जाएगा। और ये जो आप देख सकते हैं ये इसी पैकेट के अंदर आपको 1 यूनिट ब्लड लिया जाएगा। सबसे पहले इसके सहायता से आपको बांधा जाएगा। बांधने के बाद आपको वो वेन चेक किया जाता है कि जैसे बांधने के बाद हमारा ब्लड जो है जाम हो जाता है, जो हमारा जो ब्लड का जो दौर है, जो इधर से उधर जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जाता है वो इस जगह जाकर रुक जाता है, ताकि हमको वेन मिल जाता है। वेन मिलने के बाद ये नीडल उसके अंदर घुसाया जाता है ताकि ब्लड आसानी से निकल जाए। और उसके बाद आपको एक हाथ में बॉल दिया जाएगा ताकि उसको दबा दबा कर आपका जो ब्लड जो आप निकालने का जो प्रक्रिया है वो आसानी से जल्दी से आप ब्लड का निकाल सकते हैं। तो फाइनली मेरा ये देखिए ये प्रक्रिया पूरा चालू हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर से मेरा ब्लड जो मेरे पूरे बॉडी से निकल कर उस पैकेट के अंदर जाएगा। और जैसे ही पैकेट के अंदर जाएगा 1 यूनिट होगा तो उसमें सेट किया गया है। 1 यूनिट के बाद ये आवाज करने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बॉडी से जो ब्लड है इसके अंदर में जा रहा है और मैं बहुत ही हिम्मत और बहुत ही साहसी के साथ ब्लड डोनेट कर रहा हूं। और मेरे जीवन का ये पहला ब्लड डोनेट है जो मेरे प्रिय मित्र के कहने पर मैंने ब्लड डोनेट किया। जो पहले मेरे मन में डर बसा रहता था कि ब्लड डोनेट करने के बाद मुझे कुछ हो ना जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति है, आपके शरीर में 12.5 से अगर ज़्यादा अगर ब्लड है तो आप डोनेट कर सकते हैं। इससे आपके शरीर का और भी अच्छा होगा कि आपके शरीर में नया ब्लड तैयार होगा। तो फाइनली मेरा जो ब्लड डोनेट हो चुका है। तो उसके बाद आपको ये एक फ्रूटी दिया जाएगा और एक टेप दिया जाएगा, जहां पर नीडल है वहां पर इस टेप के सहायता से चिपका दिया जाएगा। अब मेरे बाद ऋषभ भाई का नंबर है और ऋषभ भाई से भी 1 यूनिट ही ब्लड लिया जाएगा और ऋषभ भाई का यह सेकेंड बार है जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं जो महामहिम तबाज किलविस है, जो इसके शरीर में जो हमारे मान दोस्त है 17.6 यूनिट ब्लड है, जो सबसे ज़्यादा है। हम लोग जितने भी ग्रुप में गए थे उसमें सबसे ज़्यादा मान का ही ब्लड है। उसके बाद निखिल भैया
का नंबर आया। निखिल भैया भी 1 यूनिट दिए, उसके बाद सभी को एक माजा दिया गया था जिसे हम लोगों ने पिया और इसके बारे में बता दूंगा ये क्यों पिया जाता है। तो फाइनली हम लोग चारों ब्लड डोनेट करने के बाद अपने घर की ओर वापसी की ओर आ रहे हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो कानपुर से लखनऊ के बीच में यह एक ढाबा पड़ता है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम यहाँ पर भोजन मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने खाया तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है और आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ सुथरा इस होटल को भी रखा जाता है और आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे हाथ में मेनू आ चुका है और हम लोगों ने इसी के आधार पर कुछ ऑर्डर किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो भी खाना था, खाने के बाद बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कभी भी आपको बीच में अगर मौका आए, अगर आप लखनऊ से अगर कानपुर के बीच में आ रहे हैं, अगर आपको वापसी में अगर यह ढाबा मिले तो ज़रूर आप खाकर एक बार टेस्ट कर सकते हैं। जो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और शुद्ध शाकाहारी था और होटल का भी व्यवस्था बहुत ही साफ सुथरा था। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने भरपेट खाना खाया, फिर यहाँ से अपने घर की ओर रवाना हुए। और ये बीच में आपको उन्नाव पुल आएगा, यहाँ पर हम लोगों ने रुक कर थोड़ा सा चाय पिया। उसके बाद ये टाट मिल है, यहाँ से आपको हर जगह का टेम्पो रात भर चलते रहता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सभी को 2 बजे रात में अपने अपने घर आ गए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसा मौका आए, अगर किसी को ब्लड देना हो, अगर आपके ब्लड से अगर किसी का जान सुरक्षित बच रहा है तो आप लोग जरूर यह काम कीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ी बात नहीं है कि किसी को ब्लड देने से और उसका जान सुरक्षित हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो आपके जीवन में भी अगर आए तो ऐसा करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, अगर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहता है तो ये सब जो डिटेल देख रहे हैं ये सब आपको उसमें आना चाहिए, तभी जाके आप किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उस वक्त उस मरीज को वो ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, वो हमारे लैब में रख लिया जाता है और बदले में उसको जो मरीज का जो ब्लड ग्रुप होगा उस ब्लड बैंक वाले वो अपने यहाँ से उनको वो ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा जो ब्लड होता है जो हम डोनेट करते हैं उसको अपने स्टॉक में रख लिया जाता है और उसको फिर उसके रिसर्च होते हैं, उसमें देखा जाता है कि किसी प्रकार का बीमारी तो ग्रसित नहीं है। तब जाके उसको जब इसी प्रकार का कोई मरीज जाते हैं इस ब्लड ग्रुप के, तब उसको उसमें चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और मैंने जो आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ बातें मैं महत्वपूर्ण बता देता हूं। तो दोस्तों रिश्तेदार या दोस्त उतने ही बनाइए जितना आपको सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। जरूरी नहीं है कि मेरे पास दिखावे के लिए 1000 दोस्त है, 1000 रिश्तेदार है और जब मैं मुसीबत में हूँ तो मेरे साथ कोई ना हो। वैसे रिश्तेदार और वैसे दोस्त है अच्छा आप अकेले रहें वो सही है, क्योंकि उस समय हमें ये लगता है ना मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। तो दोस्तों मैं अपने ऊपर ही लेकर एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। जब मेरे पापा का देहांत 2006 में हुआ था तो हम लोग बंगाल से बिहार मुजफ्फरपुर आए थे शिफ्ट होने के लिए हमेशा के लिए, क्योंकि जब जानते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय को जब डेथ हो जाता है तो उसका पैसा वैसा क्लियर करने के बाद सरकारी क्वार्टर आपको खाली करना पड़ता है कुछ महीना के दौरान। तो उस समय से लेकर और आज तक जो मेरा साथ दिए हैं वो है मेरी माँ। और मैं आप सभी को बता दूं कि ना तो मेरा कोई लेवल है, ना कोई मेरा हैसियत है और ना ही मैं इतना ज्ञानी हूं कि माँ के बारे में मैं कुछ कह सकूं। तो बस 2 लाइन माँ के बारे में कहना चाहता हूं और वो 2 लाइन है, किसी के हिस्से में दौलत आया तो किसी के हिस्से में घर, किसी के हिस्से में दौलत आया तो किसी के हिस्से में घर आया। और मैं मेरी माँ का लाडला था इसलिए मेरे हिस्से में मेरे माँ आया। और मैं साथ ही आप सभी को बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कि माँ का तुलना किया जा सके। और साथ ही आप सभी को ये भी बता दूं कि हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने भी स्वयं से ऊपर माँ का दर्जा दिए हैं। तो फिर इस कलयुग में क्यों नहीं समझते हैं उनका पुत्र और जो उनका होने वाली बहू। मैं उस नालायक पुत्र और उस स्त्री से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी पुत्र होते हैं वो शादी से पहले अपनी माँ के लिए सब कुछ होता है और उसके लिए माँ ही सब कुछ होता है, मगर शादी बात पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है जो वो स्त्री का सारा बात मानते हुए अपनी माँ को दुख देता है या अलग कर देता है। इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे केस मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ। मैं उस स्त्री से इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो भी माँ बनेगी, उसकी भी माँ होगी, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आज अगर आप लड़का की माँ को दुख दे रहे हो तो आने वाला कल आपका जो होने वाला पुत्र या पुत्री होगा वो आपको दुख देगा। ये कलयुग का है और ये सत्य है और अपने आंखों से देख सकते हैं। मैं बस उस नालायक पुत्र से इतना ही कहना चाहता हूँ कि पत्नी तो आपको दूसरा तीसरा चौथा भी मिल सकती है, मगर एक बार माँ का साया अगर सर से हटा तो समझो कि आपको पूरा ब्रह्मांड का जो भगवान है ना उनका भी साया आपके
सर से हट जाएगा। तो जैसे आप जब कुंवारे रहते हैं तो वैसे माँ के साथ रहते हैं, वैसे शादी बात क्यों नहीं रहते हैं? शादी होते ही आप अपनी पत्नी के साथ ऐसो आराम से जीने लगते हैं। क्या आपको उस जो 9 महीने जो आपकी माँ कोख में रखा उसकी याद नहीं आती है? तो दोस्तों अगर मैं ज़्यादा कहने लगा तो लोग मुझे बुरा वाला कहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कलयुग है, जो जैसा करेगा उसको वैसा सज़ा मिलेगा, चाहे आज न कल, चाहे उस जन्म चाहे इस जन्म, मगर सज़ा मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि दुनिया का हर चीज़ से आपको भगवान माफ़ कर देंगे। अगर माँ को और पिता को अगर दुख दिए तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे, चाहे वो माँ गलती से भी आपको डांटे या फिर आपको शादी के लिए रोक रहा है या फिर किसी से बात करने के लिए रोक रहा है या फिर आपको लव मैरिज करने के लिए रोक रहा है, तो वहाँ कोई ना कोई वो सपना सजाए रहती है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि लव मैरिज को अरेंज में बदल सके? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि अपनी पत्नी को समझाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप मना कर किसी तरह से अपनी माँ के साथ रह सको? क्योंकि माँ का ही एक ऐसा कोमल हृदय है जो अपना पुत्र का आंसू देख के वो पिघल सकता है। तो मैं इतना ही आप सभी को इस वीडियो के सहायता से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि माँ सर्वोपरि है। अगर उसको अगर दुख दिए तो आने वाला कल आपका बहुत ही बुरा होगा। अगर यह बात अगर मेरी बुरी लगे तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मगर अगर मैं ज़्यादा बोलने लगूंगा तो सब मुझे बुरा वाला कहेंगे। तो उसके बाद है मेरी ये तीनों बहनें। वैसे तो मेरे 3 जीजा हैं, मगर बड़े वाले जीजा का मेरे जीवन में बहुत ही योगदान रहा है। पूरे गार्जियन की तरह मेरे शुरू से लेकर अंत तक, मेरे पापा जब देते थे तो उस समय से लेकर अब तक साथ दिए हैं। मेरे घर बनाने से लेकर मेरा हर चीज़ वही किए हैं, इसलिए मेरे जीवन में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके बाद मेरा भांजा है जो एक प्रिय मित्र के तरह मेरे साथ रहा है हमेशा, जो हर सुख हर दुख एक तरह से अगर मैंने आंसू भी बहाया तो वो मेरा साथ आंसू तक बहाया है। ऐसे ऐसे नौबत से घिर के आज मैं इस स्थान पे पहुंचा। और उसके बाद कोई अगर साथ दिया है अब तक तो मेरा सोनू भैया और उनके पापा, जो मेरे पापा देहांत किए थे उस समय से लेकर अब तक साथ दे रहे हैं। जब मैं मुसीबत में था तब भी, और जब मैं मुसीबत से अब सुख की ओर आया हूँ तब भी वो मेरे साथ दिए हैं। और इसके बाद जिसके कारण मैं आज यहाँ जॉब में हूँ, मेरे श्याम भैया। तो इन सब का जो एहसान है मैं जीवन भर कभी चुका ही नहीं सकता हूँ। और मैं अगर वर्णन अगर एक एक करके करने लगा तो एक फिल्म भी कंप्लीट होकर दूसरा फिल्म की ओर जैसे पार्ट 2 बनते वैसे बनने को तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं 15 जून 2020 में मैं कानपुर में रखा, और उस समय रखा जब कोरोना पूरे विश्व में त्राहिमाम मचाए हुए था। जैसे राक्षस पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मचाते उसी तरह कोरोना भी उस समय त्राहिमाम मचाए हुआ था। उस बीच में मुझे एक सर ने मेरा साथ दिया और अपने घर में पनाह दिया, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था कि कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक रूम तक किराए पे नहीं मिल रहा था। ऐसे समय पे मैंने कानपुर में कदम रखा था। फिर उस सर ने अपने घर पे ले गया, मुझे आसरा दिया, रहने के लिए घर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उनके वजह से आज वहाँ ऑफिस में भी उनके कारण मेरा जो भी मान सम्मान बना है। अब मैं बता दूं कि अभी के समय में मेरे पास बहुत ही खास दोस्त है और गार्जियन स्वरूप मेरे भैया भी है और भाई लोग भी है, और मेरे लेवल के जो हंसी मजाक अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे दिल की हर बात शेयर करने वाले कुछ खास दोस्त भी, जिसका मैं फोटो इस पे लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो आधा रिश्ता जो ख़त्म होते हैं वो 90% मेरे ख्याल से पैसा के कारण रिश्ता ख़त्म होते हैं। और हमारे दोस्तों के बीच में अगर दरार आते हैं तो उसका 2 कारण होता है। पहला कारण होता है पैसा, दूसरा कारण लड़की। तो आप सब समझदार है, आपको यही कहना चाहता हूँ सभी चीज़ को दूर रख कर जब आपके दोस्त मुसीबत में हो तो आप साथ दे, उसके साथ खड़े रहें। जब आपके रिश्तेदार अगर मुसीबत में हो तो साथ दे, सहयोग करें, हमेशा उनके साथ रहें। मगर उन रिश्तेदार से दूर रहे जो आपके दुख में साथ ना दे। अगर आप सुख का समय आता है, अगर वो रिश्तेदार आपसे अगर मिलना भी चाहे तो उसको लात मार के भगा दे। भली मेरी बात बुरा लगता है, इसलिए मेरे बहुत ही कम और बहुत ही खास लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मेरा नेचर बहुत लोग को पसंद नहीं आता है। और वैसे भी मुझे वैसे लोगों के साथ रहना भी नहीं है जो मुझे ना समझे और जो मुझे ना जाने और मेरे बातों को और मुझे ना कदर करे। मैं वैसे लोगों को नमस्ते करता हूँ और साइड करता हूँ हमेशा के लिए। मुझे बस वही लोग चाहिए जो मेरे सुख में भी साथ दे तो दुख में भी साथ दे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को ब्लॉग और किसी बातों से अगर आप लोग को अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धांसू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।